Hello everyone. Students, in our last video, we have done topic number 1, the First World War, Khilafat and non-cooperation movement. And we have reached till the point जहां गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में बताया और उन्होंने बोला कि ये मूवमेंट स्टेजेस में अनफोल्ड होएगी। इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स। आपको गवर्नमेंट के जो टाइटल्स हैं आप सरेंडर कर दीजिए। सिविल सर्विसेज को, आर्मी को, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल, फॉरेन गुड्स, स्कूल्स, सबको बायकॉट कर दीजिए। और उसके बाद में अगर गवर्नमेंट रिप्रेशन करेगी तो हम लोग इस सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन को पूरी तरह से लॉन्च कर देंगे। तो मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ महात्मा गांधी जी ने एक टूर भी किया इस मूवमेंट की सपोर्ट के लिए। उसके बाद में बहुत से कांग्रेस लीडर्स ऐसे थे जो ऐसा नहीं करना चाहते थे, मतलब वो बायकॉट नहीं करना चाहते थे। उसका एक रीजन था कि वो काउंसिल इलेक्शंस को बायकॉट नहीं करना चाहते थे। उनको डर था कि ये मूवमेंट आगे जाके वायलेंस लेके आएगी। तो सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस के बीच में टसल ही चलता रहा, मतलब कुछ मतभेद चलता रहा। 1920 की बात चल रही है। फिर उनको पहली बात तो कोई पॉइंट मिला नहीं था मीटिंग का, लेकिन जब मिला, मीटिंग करने का मौका मिला कांग्रेस के सेशन में, वो हुआ नागपुर 1920 दिसंबर में। तो तब एक कॉम्प्रोमाइज हुआ कि नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट किया जाएगा। तो हमारे पास 3 क्वेश्चन आए थे। हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड, किस तरह से मूवमेंट खुलेगी, एक्चुअली अनफोल्ड प्रॉपरली होएगी, तो कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करेगा, और हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कंसीव द आइडिया ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब हर एक बंदा एक ही तरह से एक चीज को नहीं समझता है, तो अलग अलग लोगों ने, अलग अलग सोशल ग्रुप्स ने नॉन कॉपरेशन आइडिया को किस तरह से समझा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड टॉपिक, डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट। स्टैंड्स का जो डिक्शनरी मीनिंग आ जाता है वो होता है किनारा। हम लोग बात सकते हैं अलग अलग एजेस कौन कौन से थे इस मूवमेंट के अंदर। तो रीड करना स्टार्ट करते हैं। द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921, क्योंकि ऑलरेडी 1920 के दिसंबर में उनके साथ मीटिंग हुई थी कांग्रेस के साथ नागपुर में, तो जिसकी वजह से उन्होंने अडॉप्ट किया था। अब जनवरी 1920 मतलब अगले महीने से ये मूवमेंट स्टार्ट हो गई। वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट, ईच विद इट्स ऑन स्पेसिफिक एस्पिरेशन। एस्पिरेशन का मतलब होता है चाहना। तो अलग अलग सोशल ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया, हर एक की अपनी चाहना थी। ऑल ऑफ देम रिस्पॉन्डेड टू द कॉल ऑफ स्वराज। उन्होंने स्वराज को तो रिस्पॉन्ड किया, लेकिन बट द टर्म मेंट डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। लेकिन स्वराज का जो मीनिंग था वो हर एक बंदे ने अलग अलग समझा, अपने अपने तरीके से समझा। अब वो किस तरह से समझा, यही है डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। वो अलग अलग किनारे क्या थे वो हम लोग समझते हैं। तो पहले बात शुरू करने जा रहे हैं, द मूवमेंट इन द टाउन्स। टाउन्स में ये मूवमेंट, मतलब शहरों में ये मूवमेंट किस तरह से थी। तो ये मूवमेंट शहरों में मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन से आई। बहुत से लोगों ने, बहुत से स्टूडेंट्स ने, हजारों बच्चों ने गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आते थे, उन्होंने अपने स्कूल्स को छोड़ दिया, कॉलेजेस को छोड़ दिया। हेड मास्टर्स और टीचर्स ने रिजाइन कर दिया, लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस को छोड़ दिया। तो जो काउंसिल इलेक्शन थे उसको बायकॉट कर दिया गया इन मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस। प्रोविंसेस का मतलब होता है अलग अलग एरिया, रीजन बोल देते हैं। बट एक्सेप्ट मद्रास, मद्रास में बायकॉट नहीं किया। ये वही काउंसिल इलेक्शंस हैं जिसके लिए कांग्रेस के कुछ जो लोग थे वो इसको बायकॉट नहीं करना चाहते थे, जो पिछला पैराग्राफ में हम लोगों ने पढ़ा। अब काउंसिल इलेक्शंस को भी बहुत से प्रोविंसेस में बायकॉट कर दिया गया, लेकिन मद्रास में नहीं किया। वहां पे कौन सी पार्टी थी, जस्टिस पार्टी, द पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण्स। ये नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी और उनको लगा कि पावर में आने के का, काउंसिल की पावर में आने का ये सिर्फ अकेला तरीका है कि आप इलेक्शन लड़ो।
ठीक है, समथिंग दैट यूजली ओनली ब्राह्मण्स हैड एक्सेस टू, और ज्यादातर ये ब्राह्मण ही काउंसिल इलेक्शंस के लिए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा फील किया नॉन ब्राह्मण्स जस्टिस पार्टी ने कि हमारे पास ये रास्ता है पावर में आने का, तो उन्होंने काउंसिल इलेक्शंस को बायकॉट नहीं किया। अब द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कॉपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक। अगर पैसों के मामले में बात की जाए तो ये ज्यादा ड्रामेटिक था, जैसे कि फॉरेन गुड्स को बायकॉट किया गया, लिक्कर शॉप्स को पिकेटेड का मतलब एक पीसफुल प्रोटेस्ट होता है कि दुकान के आगे कोई बैठ जाओ और दुकान ही ना खोलने दो, तो लिक्कर शॉप्स को, जो शराब के ठेके थे, पिकेटेड कर दिए गए। और फॉरेन क्लोथ्स बर्न इन द ह्यूज बोन फायर्स, जो फॉरेन क्लोथ्स से तो उसको बड़ी बड़ी आग के बोन फायर्स जला के और उसको आग लगा दिया गया। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ half between 1921 and 1922 and its value dropping from 102 crore to 57 करोड़। आप खुद देख सकते हो कि 102 करोड़ से उसकी वैल्यू 57 करोड़ इंपोर्ट की रह गई सिर्फ एक ही साल में, अप्रॉक्सीमेट हाफ रह गई। इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स refused to trade in foreign goods और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड्स। जो बड़े बड़े मर्चेंट होते थे वो फॉरेन ट्रेड को फाइनेंस करते थे, बाहर से जो सामान आता था उसको फाइनेंस करते थे और पैसा कमाते थे। उन्होंने फाइनेंस करने से मना कर दिया और इसमें व्यापार करने से ही मना कर दिया। एज द बायकॉट मूवमेंट स्प्रेड एंड पीपल बिगेन discarding imported clothes and wearing only Indian ones, production of Indian textile mills and handlooms went up। अब इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और कुछ ही थी, और हैंडलूम्स में हाथ से काम करने वाले तो ये कुछ ही थे, लेकिन इनकी जो प्रोडक्शन थी ये बढ़ गई क्योंकि उन्होंने फॉरेन क्लोथ्स को इंडियंस ने बायकॉट कर दिया था। लेकिन अब ये हो रहा है शहरों में, अब समझ रहे हो द मूवमेंट इन द टाउन्स। लेकिन अब ये मूवमेंट ज्यादातर चल नहीं पाई शहरों में। अब क्यों नहीं चल पाई इसको देखते हैं। बट दिस मूवमेंट इन द सिटीज ग्रेजुअली स्लोड डाउन फॉर द वैरायटी ऑफ रीजन। पहला रीजन था खादी। खादी कपड़ा बहुत ज्यादा महंगा था देन द मास प्रोड्यूस्ड मिल्क क्लोथ्स, क्योंकि वो तो इकट्ठा कपड़ा मशीनों से बनाते थे, तो जिसकी वजह से वो सस्ता पड़ जाता था। ये खादी कपड़ा मशीनों से मास प्रोड्यूस नहीं होता था, तो जिसकी वजह से ये महंगा होता था और गरीब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो फिर वो कितनी देर तक मिल्क क्लोथ को बायकॉट करके रह सकते थे, क्योंकि कपड़ा तो जरूरत है सबकी, राइट। सिमिलरली द बायकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस पोज्ड अ प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आप ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को बायकॉट कर रहे हो तो उसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूशंस भी तो होने चाहिए उनकी जगह पे। आप ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को बायकॉट कर रहे हो, इंडियन इंस्टीट्यूशंस उतने हैं नहीं, तो जिसकी वजह से so that they could be used in the place of British one, these were slow to come up, so students and teachers began trickling back to the government schools। अब उनको दोबारा गवर्नमेंट स्कूल्स में जाना ही पड़ा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट स्कूल थे। एंड लॉयर्स joined back work in the government courts, क्योंकि उनके पास भी और कोई रास्ता नहीं था। तो ये मूवमेंट धीरे धीरे सिटीज में स्लो डाउन इस तरह से हुई। अब बात करते हैं दूसरा किनारा। वो दूसरा किनारा क्या है? रेबिलियन इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड हम लोग विलेजेस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें ये जो मूवमेंट को लेके क्या सोच थी, अब फ्रॉम द सिटीज नॉन कॉपरेशन स्प्रेड टू द कंट्री साइड एज वेल। इट ड्रूज इनटू इट्स फोल्ड द स्ट्रगल्स ऑफ पेजेंट्स एंड ट्राइबल्स which were developing in different parts of India in the years after the war। अब यहाँ पे देखिए दो तरह की कम्युनिटी में हुआ ये। पहली कम्युनिटी में देखने को मिला वो थी पेजेंट्स, किसान, और दूसरी थी ट्राइबल कम्युनिटी, जैसे जो जंगल के आसपास रहते हैं, टोटली डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट्स के ऊपर। तो ट्राइबल कम्युनिटी और पेजेंट्स के ऊपर ये इनमें देखने को मिला, ये कम्युनिटी में देखने को मिला ये इफेक्ट, जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। अब देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम लोग पेजेंट्स की बात करते हैं। इन अवध पेजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्र, अ सन्यासी हु हैड
earlier being to Fiji as an indentured laborer. अब अवध में सबसे पहले ये देखने को मिला, और इन पेजेंट्स को कौन लीड कर रहा था? बाबा रामचंद्र, जो एक सन्यासी थे। उनको पहले फिजी भेजा गया था एज द इंडेंचर्ड लेबर। इंडेंचर्ड का मतलब समझ लेते हैं, ये कौन से लेबर होते हैं। मान लीजिए किसी ने लोन लिया है ना, तो वो लोन के बदले, एक तो होता है कि लोन वापस करो, थोड़े थोड़े इंस्टॉलमेंट्स दे के लोन वापस कर, तो एक होता है कि देखो मैंने तुमसे इतना लोन लिया, मैं तुम्हारे पास इतने साल के लिए एज अ लेबर काम करूंगा, तो वो होता है इंडेंचर्ड लेबर। ओके, तो बाबा रामचंद्र जी इंडेंचर्ड लेबर बन के फिजी गए थे, लेकिन वो अभी एक सन्यासी हैं। द मूवमेंट हेयर वॉज अगेंस्ट तुलकदार एंड लैंडलॉर्ड्स who demanded from peasants exorbitantly high rents and a variety of other cesses. तो ये तुलकदार और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ थे, जो लोगों से मतलब किसानों से हाई रेंट्स लेते थे और भी बड़े तरह के टैक्सेस वसूलते थे। राइट, peasants had to do the begar and work at the landlord's farm without any payment. अब उनको बेगार करना पड़ता था। पहले बेगार देख लीजिए क्या है, लेबर दैट विलेजर्स वर फोर्स्ड टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट। तो जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे वो पुअर पेजेंट्स को, जो गरीब किसान थे, उनको बेगार करवाते थे और कुछ पैसा भी नहीं देते थे। तो कुछ किसानों ने बड़े बड़े लैंडलॉर्ड से और तुलकदार से कुछ जो फार्म्स होते हैं वो रेंट पे लिए होते हैं। ठीक है, तो एज टेनेंट्स, टेनेंट्स कौन होते हैं? जिन्होंने रेंट पे कोई जगह ली हुई है, मतलब लीज पे ली हुई है और उसके पैसे देते हैं। एज टेनेंट्स दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। टेन्योर का मतलब कि अगर मैंने लीज पे लिया तो 5 सालों के लिए लिया है या 4 सालों के लिए, वो जो 5 साल और 4 साल है वो टेन्योर होता है। तो एज टेनेंट्स दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, उनको टेन्योर की कोई सिक्योरिटी नहीं थी। बीइंग रेगुलरली एविक्टेड, एविक्टेड का मतलब होता है बाहर निकाल देना, उनको बार बार ही जैसे साल बाद उनको बाहर निकाल देते थे। सो दैट दे कुड एक्वायर नो राइट ओवर द लीज लैंड, ताकि वो अपने जो उन्होंने लैंड को लीज पे लिया है कहीं वो उसके ऊपर अपना हक जताने ना लग पड़े। द पेजेंट्स मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, abolition of begar and social boycott of oppressive landlords. अब पेजेंट्स क्या डिमांड कर रहे थे कि रेवेन्यू को कम करो, रेवेन्यू मतलब जो उनको टैक्स वगैरह देते हैं उसको कम करो, बेगार को खत्म करो, अबॉलिश करो, और जो ये ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स हैं इनका सोशल बायकॉट करो। कई प्लेसेस पे इसको किया भी गया, किस तरह से? नाई धोबी बंद, नाई मतलब जो बाल काटने वाला, धोबी मतलब जो कपड़े धोने वाला, बंस मतलब इन दोनों ने एक जैसे कम्युनिटी बना लेते हैं, वर ऑर्गेनाइज्ड बाय पंचायत टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्विसेज ऑफ इवन बार्बर्स एंड वॉशरमैन। कि जब कोई लैंडलॉर्ड आएगा तो नाई बोलता है कि मैं भाई बाल नहीं काटूंगा, और धोबी बोलता है भी मैं इनके कपड़े नहीं धोऊंगा। तो इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू बिगेन गोइंग अराउंड द विलेजेस इन अवध। अब जवाहरलाल नेहरू जी 1920 की जून में, देखिए हम लोगों ने ये वाला जो डिफरिंग स्ट्रैंड था ये शुरू किया है जनवरी 1920 में। ठीक है, तो ये क्या है आप समझ रहे हो ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि ये जो जनवरी 1921 में हम लोगों ने इसको शुरू किया है, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट जो यहाँ पे शुरू हुई है। तो ये बात कर रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी ने जून 1920 से ही अवध के कुछ विलेजेस में जाना शुरू कर दिया था, एंड टॉकिंग टू द विलेजेस, वो विलेजर्स से टॉक कर रहे थे और उनके ग्रीवियंसेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे। ग्रीवियंसेस का मतलब होता है जो उनकी कंप्लेंट्स हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। बाय अक्टूबर द औध किसान सभा वॉज सेटअप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर्स। तो उन्होंने एक औध किसान सभा बनाई थी, ठीक है, सेटअप किया था, जिसको जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ अदर लोगों ने हेड किया था। तो कुछ ही विद इन अ मंथ, ये तो बोल रहे एक महीने के अंदर अंदर ही अराउंड 300 ब्रांचेस उसकी खुल गई, हैड सेटअप इन द विलेजेस अराउंड द रीजन। सो व्हेन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिगेन द फॉलोइंग ईयर,
The effort of the Congress was to integrate the Awadh peasant struggle into the wider struggle. अब अगले साल, क्योंकि ये बात करें 1920 की, और हमारी ये जो नॉन कॉपरेशन शुरू हुई जनवरी 1921 में, तो कहते जब भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आई बिगेन द फॉलोइंग ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर 1921 में। तो एफर्ट ऑफ कांग्रेस ये था कि वो अवध पेजेंट स्ट्रगल को इंटीग्रेट कर दे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ, मतलब वाइडर स्ट्रगल बनाने के लिए इसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ चला दे। द पेजेंट मूवमेंट हाउ एवर डिवेल्प्ड इन फॉर्म्स दैट कांग्रेस लीडरशिप वॉज अनहैप्पी विद। अब ये पेजेंट मूवमेंट कुछ इस तरह से बढ़ गई जिससे कांग्रेस लीडर ही खुश नहीं थे। एज अ मूवमेंट स्प्रेड इन 1921, जब ये मूवमेंट स्प्रेड हुई, द हाउसेज ऑफ तुलकदार एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड। उन्होंने वायलेंस का रास्ता अपनाया, तुलकदार और मर्चेंट्स के घरों पे अटैक कर दिया, बाजारों को लूट लिया, ग्रेन होर्ड्स वर टेकन ओवर, जो अनाज के गोदाम थे उसमें लूट मचाई। In many places, local leaders told peasants that Gandhiji had declared that no taxes were to be paid and land were to be redistributed among the poor. तो लोकल लीडर्स ने गांधी जी के नाम पे किसानों को बोला कि कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है और जो ये लैंड है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होएगी और पुअर लोगों को मिलेगी। तो महात्मा गांधी जी के नाम का इतना था कि द नेम ऑफ महात्मा गांधी वॉज बीइंग इन्वोक्ड टू सैंक्शन ऑल एक्शन एंड एस्पिरेशन। तो उनका नाम बहुत चलता था, ऐसा बोल सकते हैं, सब लोग उनकी इज्जत करते थे। तो उनका नाम ले देना ही बहुत था कि सब एक्शंस को सैंक्शन करवाने के लिए, एस्पिरेशंस को मनवाने के लिए, राइट। तो इस तरह से ये हम लोग बात कर रहे हैं कि पेजेंट्स में अब दो कम्युनिटीज की बात करनी थी कंट्री साइड में, तो इस तरह से पेजेंट्स ने किया, ठीक है। तो अब ट्राइबल कम्युनिटीज में क्या हुआ वो हम लोग देखने जा रहे हैं, जस्ट हैव अ लुक। ट्राइबल कम्युनिटीज ने कैसे इंटरप्रेट किया महात्मा गांधी जी और स्वराज को, क्योंकि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में स्वराज के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ट्राइबल peasants interpreted the message of Mahatma Gandhi and the idea of Swaraj in yet another way. कैसे लिया देखते हैं। In the Gudam hills of Andhra Pradesh, for instance, a militant guerrilla movement spread in the early 1920s. अभी देखो ये हम लोगों ने शुरू किया 1921 जनवरी से, तो 1920 के अर्ली में ही एक मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड हुई थी पहले ही। नॉट अ फॉर्म ऑफ स्ट्रगल दैट द कांग्रेस कुड अप्रूव। तो ये ऐसा स्ट्रगल नहीं था जिसको कांग्रेस अप्रूव करती। हियर एज इन अदर फॉरेस्ट रीजन्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड क्लोज्ड large forest area preventing people from entering the forest to graze their cattle or to collect fuel wood and fruits. अब क्या है, वो कहते हैं कि फॉरेस्ट रीजन में जो आसपास के फॉरेस्ट रीजन थे, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने वो लार्ज फॉरेस्ट एरियाज को बंद कर दिया, लोगों को उसमें घुसने नहीं देते थे ताकि वो अपने कैटल को ग्रेज करवा सकें, उनके जो पशु हैं वो चर सकें, ये भी नहीं करने देते थे। ना ही उनको अंदर से लकड़ी लेने देते थे, फ्यूअल गुड, और ना ही फ्रूट्स लेने देते थे। तो जिसकी वजह से वो जो हिल पीपल थे, जो गुडैम हिल्स की हम लोग बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश में, तो उनके लोगों में गुस्सा था। नॉट ओनली वर देयर लाइवलीहुड्स वर इफेक्टेड बट दे फेल्ट दैट देयर ट्रेडिशनल राइट्स वर बीइंग डिनाइड। अब वो आदिवासी ट्राइबल्स लोग थे जो हमेशा फॉरेस्ट में ही रहे थे, तो उनको ऐसा लगा कि ये हमें हमारी जो ट्रेडिशनल राइट है ना, ये जो हमारा हक है, उसको छीन रहे हैं। तो when the government began forcing them to contribute begar for road building, the hill people revolted. जब गवर्नमेंट ने उनको फोर्स करना शुरू किया कि वो बेगार करें फॉर द रोड बिल्डिंग। अब आपको पता है बेगार क्या है, कि बिना पैसों के काम करवा लेना, ठीक है। तो गुडैम हिल वाले लोगों ने रिवॉल्ट कर दिया। द पर्सन हु केम टू लीड देम वाज एन इंटरेस्टिंग फिगर। ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग फिगर है, आप इनके बारे में जरा सुनिए। अल्यूरी सीताराम राजू। वो क्लेम करते थे कि उनके पास बड़ी वैरायटी के स्पेशल पावर्स हैं। He could make correct astrological prediction and heal people. वो बड़ी करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन का मतलब होता है अंदाजा लगाना, वो बड़ा सही अंदाजा लगाते हैं, लोगों को ठीक करते हैं। एंड ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट, और वो बुलेट शॉट को भी सह सकते हैं, उनको कुछ नहीं होएगा अगर कोई उनको गोली मार देगा तो। कैप्टिवेटेड बाय राजू, द रेबल्स प्रोक्लेम दैट
ही वॉज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड। तो उनकी राजू की भाषा को से प्रभावित होते हुए लोगों ने बोला कि भाई ये तो इनकारनेशन ऑफ गॉड, मतलब गॉड के बेटे हैं, है ना, ये तो भगवान का भेजा हुआ एक अवतार है। तो लोगों ने उसको इस तरह से समझना शुरू किया। Raju talked of the greatness of Mahatma Gandhi, said he was inspired by the non-cooperation movement and persuaded people to wear khadi and give up drinking. राजू जी बोलते हैं कि वो महात्मा गांधी जी से बहुत प्रभावित हुए हैं, उनकी ग्रेटनेस से, और उनकी जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से वो इंस्पायर हैं। और वो लोगों को ये बोलते थे, परसुएड करते थे कि वो खादी को पहने और शराब ना पिए, गिव अप ड्रिंकिंग, शराब को छोड़ दें। But at the same time, he asserted that India could be liberated only by the use of force, not non-violence। और साथ में, क्योंकि गांधी जी तो प्रॉपरली नॉन वायलेंस का ही साथ देते थे, वो कभी वायलेंस के हक में बात नहीं करते थे। लेकिन ये बोल रहे हैं, अब एक तो ये गांधी जी से इंस्पायर हैं, और दूसरी बात कर रहे हैं कि इंडिया तभी लिबरेट हो पाएगा, मतलब आजाद हो पाएगा, बाय द यूज ऑफ फोर्स। फोर्स लगानी पड़ेगी और नॉन वायलेंस से ये होने वाला नहीं है। तो ये गांधी जी से इंस्पायर कैसे हुए? तो लेकिन इनसे इंस्पायर होके द गुडेम रेबल्स अटैक द पुलिस स्टेशन। उन्होंने पुलिस स्टेशन पे अटैक कर दिया, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारने की कोशिश की, और जो कैरिड ऑन गुरिल्ला वॉरफेयर फॉर अचीविंग स्वराज, और स्वराज को अचीव करने के लिए उन्होंने अपने काम को जारी रखा। लेकिन जो ये अटैक किया और ब्रिटिश ऑफिशियल को मारने की कोशिश की, उसकी वजह से राजू जी को पकड़ लिया गया और इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया 1924 में। तो एग्जीक्यूट करने का मतलब होता है या तो फांसी दे देना या फिर गिलोटाइन कर देना, ठीक है। एंड ओवर टाइम बिकेम अ फॉक हीरो। लेकिन ये उस समय के एक हीरो, फॉक हीरो बन गए। तो अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि शहरों में ये किस तरह से आया मूवमेंट। फिर कंट्री साइड के दो पार्ट्स पढ़े, पहला पेजेंट्स में और फिर ट्राइबल कम्युनिटीज में। पेजेंट्स में हम लोगों ने अवध वाला इंसिडेंट पढ़ा, और ट्राइबल कम्युनिटी में हम लोगों ने गुडैम हिल्स वाला इंसिडेंट पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्वराज इन द प्लांटेशंस। प्लांटेशंस में स्वराज किस तरह से आया। मीन्स वर्कर टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज। अब इन्होंने भी स्वराज को अलग तरीके से लिया था, जैसे कि शहरों के लोगों ने अलग लिया, गांव के लोगों ने अलग लिया, किसानों ने, और ये ट्राइबल कम्युनिटीज ने। तो इन्होंने, वर्कर्स ने भी महात्मा गांधी के जो स्वराज को अलग अलग से ही समझा था। फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन असम, freedom meant the right to move freely in and out of the confined space in which they were enclosed। उनके लिए आज़ादी क्या थी कि जिस जगह पे वो बंद हैं उस जगह से बाहर आना और अंदर जाने की उनको आज़ादी मिल जाए। तो वो बड़े, मतलब उनको ये आज़ादी लग रही थी। एंड इट मेंट रिटेनिंग अ लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम। क्योंकि जिस विलेज से वो आए थे वहां पे जाने का उनको वापस मौका नहीं मिलता था, तो इनको लगा कि ये आज़ादी है कि हम लोग उनके साथ जाके उनको मिल सकते हैं, तो फिर वापस आ सकते हैं, हमारा एक लिंक बना रहेगा। तो ये इसको स्वराज समझ रहे थे। अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, अब इसको जरा ध्यान से समझना। एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था जो 1859 में पास हुआ था। प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन। ये जो असम वाले प्लांटेशन वर्कर्स हैं, ये अपने टी गार्डन्स को छोड़ के नहीं जा सकते थे विदाउट परमिशन। एंड इन फैक्ट दे वर रेयरली गिवन सच परमिशन, और कभी इनको परमिशन मिलती भी नहीं थी। व्हेन दे हियर्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, thousands of workers defied the authority। अब जब उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना तो बहुत से जो वर्कर्स थे उन्होंने अथॉरिटीज को डिफाई कर दिया, प्लांटेशंस को लेफ्ट कर दिया और अपने घरों की तरफ चल पड़े। उनको लगा, दे बिलीव दैट गांधी राज वाज कमिंग एंड एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेजेस, कि गांधी राज आ गया है तो अब हमें हमारे विलेजेस में जगह मिलेगी रहने को। तो दे हाउएवर नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन, वो कभी पहुंच नहीं पाए क्योंकि स्ट्रैंडेड ऑन द वे बाय रेलवे एंड स्टीमर स्ट्राइक।
दे कॉट बाय द पुलिस एंड ब्रूटली बीटन अप। उनको स्टीमर स्ट्राइक और रेलवे के स्टैंड पे पकड़ लिया गया एंड उनके रास्ते में उनको घर ही नहीं पहुंचने दिया गया और पुलिस ने उनको अच्छे से उनकी सेवा की, काइंड ऑफ उनको पिटाई की उनकी। तो द विजन ऑफ दीज मूवमेंट्स वर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम, क्योंकि इसके विजन्स को डिफाइन ही नहीं किया गया था। तो दे इंटरप्रिएटेड द टर्म स्वराज इन देयर ऑन वेज, राइट। अब हर एक बंदे ने स्वराज को अपने हिसाब से समझा। या तो स्वराज की कोई डेफिनेशन होती तो लोग उसको समझ के उसके हिसाब से काम करते, लेकिन हर किसी ने स्वराज को अपने ही हिसाब से इंटरप्रिएट किया, इमेजिनिंग इट टू बी अ टाइम व्हेन ऑल सफरिंग एंड ऑल ट्रबल्स वुड बी ओवर। और उन्होंने ये इमेजिन किया कि अब सारे सफरिंग्स और सारे ट्रबल्स खत्म होने वाले हैं। तो ऐसे टाइम को वो इमेजिन करके अपने ही मीनिंग बनाए जा रहे थे स्वराज के। तो फिर भी येट, ये बात बड़ी सही है कि येट व्हेन द ट्राइबल्स चैंटेड गांधी जी ने, चैंटेड का मतलब होता है जपना, एज लाइक हम लोग वाहेगुरु वाहेगुरु, राम राम, है ना, इस तरह से नाम जपते हैं। तो वो भी गांधी जी का नाम जपते थे। एंड रेस स्लोगन डिमांडेड स्वतंत्र भारत। अब उनको भी स्वतंत्र भारत चाहिए था और उसके स्लोगन्स बनाते थे वो। They were also emotionally relating to an all India agitation। सारे इंडिया में ही एक अंदर से थोड़ा गुस्सा भरा हुआ था, जिसमें ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था अंग्रेजों को लेके। वो रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट बन जाते थे और कुछ लोग अभी दबे हुए थे। तो ये उनकी फीलिंग सबकी अटैच थी इमोशनली। When they acted in the name of Mahatma Gandhi or linked their movement to that of the Congress, they were identifying with the movement which were beyond the limits of their immediate locality। अब अगर ऑब्वियसली उन्होंने महात्मा गांधी जी का नाम लेके जब वो मूवमेंट कर रहे हैं, अब उनको थोड़ा ही पता है ये मूवमेंट इतनी बड़ी है, पूरे देश में चल रही है। तो फिर भी देखो उनको नहीं पता था कि उनका नाम हिस्ट्री में आएगा, कि उनकी पिटाई हुई है। मतलब कि उन्होंने महात्मा गांधी जी का नाम लेके और कांग्रेस का नाम लेके जब मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया तो दे वर आइडेंटिफाइड विद द मूवमेंट। उनको भी मूवमेंट के साथ साथ पहचाना गया। तो विच वेंट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ देयर इमीडिएट लोकेलिटी। तो वो एक बियॉन्ड द लिमिट था। अब चौरी चौरा मूवमेंट एक आई थी, दैट वाज 1922 में। तो गोरखपुर में हुई थी ये मूवमेंट और एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन था बाजार में। तो टर्न इनटू अ वायलेंट क्लैश विद द पुलिस। तो पुलिस के साथ क्लैश हो गया। जब महात्मा गांधी जी ने इस इंसिडेंट को सुना तो उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हॉल्ट कर दिया। हॉल्ट मतलब रोक दिया। इस चीज को ये समझना है आपने कि महात्मा गांधी जी हमेशा ही नॉन वायलेंस के ऊपर डील करते थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी लड़ाई करे, राइट। तो दिस वाज ऑल ऑफ दिस डिफरिंग स्टैंड्स। हम लोगों ने अब थोड़ा एक बार रिवाइज करते हैं कि क्या क्या पढ़ा। तो हम लोगों ने पढ़ा कि नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट जनवरी में शुरू हुई। हर एक बंदे ने उसको अलग अलग से उसकी नोशन थी, जैसे कि टाउन्स में किस तरह से नोशन आई, इसकी लोगों ने क्या समझा। उन्होंने स्वराज को, ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट तो किया, लेकिन कुछ ये खादी इंस्टीट्यूशंस, लॉयर्स, ये मतलब डाउन हो गई, ग्रेजुअली स्लो डाउन हो गई। तो रेबेलियन इन कंट्री साइड में हम लोगों ने दो टाइप की कम्युनिटी के बारे में पढ़ा, पेजेंट्स के बारे में और ट्राइबल के बारे में पढ़ा। और एट द लास्ट वी हैव रेड अबाउट द स्वराज इन द प्लांटेशन। इस पूरे में उन्होंने ये बताया कि हर एक बंदे ने स्वराज को अलग तरीके से समझा। तो अब इसका एकमात्र रीजन ये था कि स्वराज की कोई डेफिनेशन कांग्रेस की तरफ से नहीं बताई गई थी। उनको चाहिए था कि वो कुछ बताते कि हम इन रूल्स और रेगुलेशंस पे काम करेंगे, जो कि नहीं बताया गया और कुछ इस तरह से मूवमेंट बन गई। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल द टाइम स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय, टेक केयर।